आपका मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें आपको, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक आज है और आज मोदी सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति बताएगी केंद्र सरकार। साथ ही बता दें कि कल ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बनाया था निशाना। भारतीय सेना 9 ठिकानों पर हमला कर 90 आतंकियों को ढेर किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 25 मिनट में सटीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकजों को खाक में मिला दिया। हमले के बाद सरकार ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बस कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक होगी। बता दें आपको कि इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान विपक्ष के नेताओं को जवाबी कार्रवाई और भविष्य में तैयारियों की जानकारी भी दी जाएगी। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमने 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री से मीटिंग में शामिल होने की मांग की थी, लेकिन वे नहीं आए। इस बार कम से कम उन्हें आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय नीति पाकिस्तान और पीओके से आने वाले सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और मजबूत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सर्वदलीय बैठक है आज। बता दें आपको कि आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए और उसमें विपक्ष क्या वाकई साथ रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इनपुट हेड राजीव शर्मा, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी है सर्वदलीय बैठक को लेकर? नेहा, ये सर्वदलीय बैठक इसको राजनाथ सिंह जी चेयर करेंगे। हालांकि जयराम रमेश ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए। जयराम रमेश केवल इतना ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम सेना के साथ में सेना की प्रशंसा करते हैं कि जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल डिलीवर किया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो भी कुछ वहाँ हुआ है उसके फोटोग्राफ्स हमें सौंपे जाएं, हमें दिखाए जाएं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस ये दिखाई दे ऐसा कहते हुए दिखाई दे रही है कि वो सेना के और सरकार के साथ में है, फिर भी वो ये प्रूफ भी मांग रही है। और एक बार फिर चूंकि प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल हैं, बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें शामिल हैं, तो जब इतने सारे बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और वो बार बार विपक्ष का सामना करने से बच रहे हैं। तो यही सब कुछ है। और जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, उसके बारे में भी आगे क्या होने जा रहा है, इसके बारे में विपक्ष जानकारी लेना चाहेगा। और राजनाथ सिंह और जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, वो मतलब एनडीए के जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी सफलता और जो कारगुजारी कल तक की रही है, उन सबका ब्यौरा विपक्ष के सामने रखेंगे। जी, शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि आज सर्वदलीय बैठक है, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एलओसी पर फायरिंग से बौखलाया पाकिस्तान। बता दें आपको कि एलओसी पर आधी रात फिर गोलीबारी हुई। नागरिकों को बनाया गया निशाना, नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर आधी रात फिर से गोलीबारी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान सैनिकों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सीमा पार से गोलीबारी की। एक दिन पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आधी रात के बाद करनाह इलाके में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। गोले और मोर्टार दागे गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे के गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी शुरू किए जाने के बाद बुधवार को
करना में अधिकांश नागरिक सुरक्षित इलाकों में चले गए। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, जानना चाहेंगे आपसे कि रात भर गोलीबारी होती रही पाकिस्तान की तरफ से, अब आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या खबर है आपके पास? जिस तरह कल हिंदुस्तानी ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे पाकिस्तान की कई पोस्टों पे अटैक किया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में आ गई और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ कश्मीर के कई सिविलियन एरिया पे लगी है। कल अगर हमने देखा कि पहले पुंछ, राजौरी और आज उड़ी और कुपवारा के कई इलाकों में एक बार फिर उन्होंने नापाक हरकत की, जिसके नतीजे में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और कल की बात करें तो कल भी कुपवारा के टंगडार में जहाँ पे उन्होंने कई घरों को निशाना बनाया, वहाँ पे भी जख्मी हो गए और उड़ी के कई घरों को भी निशाना बनाया, जिसमें कई जो लोग हैं वो जख्मी हो गए। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को और बौखलाहट आ गई है, इसलिए वो ये नहीं देखते हैं कि आगे कौन है, तो वो निशाना बनाए रहे जम्मू कश्मीर के आम लोगों को। जी, अभी तक कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या अभी तक आंकड़ा निकल के सामने आया भारत की तरफ से, कितनी मतलब कैजुअलिटी भारत में हुई है? बिल्कुल, जिस तरह कल जो पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है उसमें जम्मू के पुंछ में जो कैजुअलिटी हुई, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 जो जख्मी हैं। और अगर कश्मीर में कुपवारा और बारामूला, उड़ी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 15 लोग हैं वो जख्मी हो गए, फिर उनको नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उनका जहर इलाज चल रहा है। और उसके बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान ने कैरन सेक्टर में उल्लंघन किया है, तो अभी तक कोई खबर हमारे पास नहीं क्या पोजीशन है वहाँ पे। जी, शेख दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राहुल और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा है नोटिस और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज नोटिस भेजा है, वो बता दें कि सुनवाई भी होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया है। ये मामला पिछले 1 दशक से चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद अब कोर्ट में नया मोड़ आ गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई पर जोर देते हुए कहा है कि हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार एक निष्पक्ष ट्रायल को जिंदा रखता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय कर दी है। ये मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जून 2014 में दायर एक निजी आपराधिक शिकायत से शुरू हुआ था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार की जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL के अधिग्रहण और वित्तीय अनियमितताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपराधिक साजिश रची और ईडी ने इस मामले की औपचारिक जांच 2021 में शुरू की थी। तो बता दें आपको कि पहले नोटिस भेजा और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। ज्यादा जानकारी विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता दे रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी है आपके पास? विवेक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया है। विवेक सिंह चंदेल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या जानकारी है? आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस मामले पर आज जो सुनवाई होने वाली है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले हमें उस पक्ष को जानना जरूरी है कि जो इसमें जो राहुल सोनिया गांधी समेत जो लोग हैं उनका क्या कहना है। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में जब आज हियरिंग होगी तो उस केस की मेरिट पे नहीं होगा, लेकिन
क्या इस मामले में संज्ञान लेने पर उनका जवाब भी जाना जरूरी है, इसके लिए हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो आज जो सोनिया गांधी, राहुल और जो अन्य लोग हैं उनकी तरफ से इसमें दलील दी जाएगी कि जो इसमें ईडी की तरफ से इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है, उस चार्जशीट पर उनका क्या जवाब है। उस रुख को देखने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में जो ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई उस पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। तो कोर्ट का जैसा स्पष्ट कहना था इस मामले में कि चूंकि आज की जो सुनवाई होनी है वो चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर जो राहुल और सोनिया समेत जो और इसमें आरोपी हैं उनका पक्ष जानने वाली बात है। तो पहले आज वो पक्ष जाना जाएगा, उसके बाद जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई उस पर तब कोर्ट ये तय करेगा कि क्या अब हमें इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है या नहीं लेना है। संज्ञान लेंगे तो फिर उसके ऊपर नोटिस जारी किया जाएगा। तो बहुत हम स्पष्ट बता दें कि आज इस मामले में सिर्फ जो आरोपी हैं, जो इसमें राहुल, सोनिया समेत अन्य लोग हैं, उनकी दलील सुनेगा जो चार्जशीट दाखिल की गई है। जी शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चलाया गया सत्यापन अभियान, पुलिस अलर्ट, 451 लोगों के काटे गए हैं चालान। सत्यापन के दौरान 115 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि शहर से गांव तक चलाया गया है ये सत्यापन अभियान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने शहर और देहात क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया है। इस दौरान 451 लोगों के किराएदार, नौकरों और मजदूरों के सत्यापन न कराने पर चालान किए गए हैं। इसके अलावा 115 संदिग्ध लोगों को थाने चौकी लाकर पूछताछ भी की जा रही है। बता दें आपको कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से अलर्ट जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद फिर पुलिस फोर्स को शहर और देहात क्षेत्र में सत्यापन अभियान में लगाया गया है। इस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे आपसे कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य और क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि सरकार की तरफ से इसके लिए निर्देश दिए गए। तो बता दें आपको कि देहरादून से बड़ी खबर, चलाया गया सत्यापन अभियान, पुलिस अलर्ट है। फिलहाल बता दें आपको कि 451 लोगों के चालान काटे गए। सत्यापन के दौरान 115 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। शहर के और गांव के अंदर भी चलाया जा रहा है सत्यापन अभियान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने शहर और देहात क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान 451 लोगों के किराएदार और नौकर मजदूरों के सत्यापन न कराने पर चालान किए गए। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, क्या इसका मकसद बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमला हुआ कश्मीर में, उसके बाद अभी भारत ने जो है अपनी शक्ति दिखाई। जिस तरह से भारत ने ये किया, पाकिस्तान की तरफ से भी अब उम्मीदें लग रही हैं कि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि जिस तरह की उसकी हरकतें रहती हैं, उन हरकतों की वजह से पाकिस्तान का ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो कुछ नहीं करने वाला है। कुछ ना कुछ पाकिस्तान जरूर करेगा। और इसी को देखते हुए देहरादून में भी हाई अलर्ट किया गया, क्योंकि देहरादून में ऐसी कई सारे जगह हैं जो कि ऐसी जगह हैं जो बताने भी सही नहीं है। इस समय जिस तरह की स्थिति है उस हिसाब से उन जगहों को जो है ना वो जगह जो है वो सबको बताई जा सकती है, ना वहाँ पे सुरक्षा को किसी भी तरह से खराब किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर भी हाई अलर्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर संकल्प नाम के ऑपरेशन पर लगा है विराम। संकल्प नाम के नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा, गृहमंत्री विजय शर्मा ने खंडन किया। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस रिलीज जारी कर ये बता दिया है कि विभिन्न समाचार माध्यमों
से आज जो समाचार प्रकाशित हुए हैं इसमें कहा गया है कि बीजापुर और तेलंगाना में जो बॉर्डर एरिया है उन बॉर्डर एरिया में कोई संकल्प नाम का अभियान चलाया गया और संकल्प नाम का अभियान पूर्ण हो गया है और इस अभियान में 22 नक्सली मारे गए हैं। इस तरह की खबरें सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस खबर पर ये कहा है कि मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूं कि संकल्प नाम का कोई अभियान छत्तीसगढ़ में पुलिस 7वां संयुक्त टीम के द्वारा नहीं चलाया गया है और इसके माध्यम से होने वाली बातों की जानकारी भी गलत है, जिसमें जो आंकड़ा 22 का दिया गया है वो भी गलत है। पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जो खंडन हुआ है इस खबर का और ये कहा जा रहा है कि किसी भी संकल्प नाम के ऑपरेशन को नहीं शुरू किया है और जो आंकड़ा भी सामने आया है वो गलत है, क्या जानकारी अब तक निकल के सामने आ पाई है पीयूष? देखिए, हम दर्शकों को यहाँ बता दें कि कल सुबह से सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही थी कि 22 नक्सली संकल्प ऑपरेशन के तहत मारे गए हैं और ये पूरा वाकया बीजापुर और तेलंगाना, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर एरिया है जहाँ पे फोर्सेस अभी डिप्यूट की गई हैं, वहाँ का है। तो इन बात का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस प्रकार का कोई भी ऑपरेशन छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में नहीं चल रहा है और जो 22 का आंकड़ा है वो भी पूर्णतः निराधार है और जो ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं नक्सली उन्मूलन के लिए वो पृथक से चल रहे हैं और उनकी समय आने पर हम पूर्णतः जानकारी देंगे। ये जो खबरें वायरल हो रही हैं, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। आने वाले जब तो समाप्त हो जाएंगे तो इसकी समस्त जानकारी, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं और जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 31 मार्च 2026 का दिया गया है, उसके बाद हम सार्वजनिक करेंगे कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और किस प्रकार के ऑपरेशन नक्सली उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे हैं। नेहा जी, शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया है कि किसी भी संकल्प नाम का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया जा रहा। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। बता दें आपको पाकिस्तान की तरफ से रात भर धमाके की आवाज आई। अमृतसर में पूरी रात किया गया ब्लैकआउट। पंजाब के अमृतसर में रात 1:30 बजे किया गया ब्लैकआउट। पूरी तरह आज रात लागू रहा। बता दें आपको कि जिले में कथित धमाके की आवाज सुने जाने के बाद ये ब्लैकआउट किया गया था। हालांकि धमाके की आवाज को लेकर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने स्पष्ट किया है कि मैंने भी धमाकों की आवाज सुनी है, लेकिन हमने मौके पर जाकर जांच की और कुछ नहीं मिला। हमने सावधानी बरतते हुए ब्लैकआउट कर दिया है। नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत मंगलवार को देश भर के कई शहर में ब्लैकआउट किया गया था। इस दौरान अमृतसर में भी रात 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया था। बाद में लाइट्स बहाल कर दी गई थी, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही प्रशासन ने दोबारा ब्लैकआउट करने का फैसला किया। जिला संपर्क अधिकारी डीपीआरओ ने बुधवार देर रात की जानकारी दी। और इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। बता दें आपको कि उत्तरकाशी में जो एक हादसे की खबर है और इस हादसे की खबर ने सभी को सन्न कर दिया है। बताई जा रहा है कि गंगनानी में हुआ है हेलीकॉप्टर हादसा। प्राइवेट कंपनी को बताया जा रहा है ये हेलीकॉप्टर की प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर था। सुबह 9 बजे गंगनानी में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर गंगोत्री की ओर जा रहा था। यह हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंची स्थानीय लोग व पुलिस। विधायक गंगोत्री सुरेश सिंह चौहान ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी उत्तरकाशी को तत्काल मौके पर जाने का आदेश दिया।
5 से 6 यात्री सवार थे, जिसमें 2 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? है जो हेलीकॉप्टर गिरा है, और उसके बाद अगर बात करें अभी तो वहां पर सारी टीमें पहुंच चुकी हैं, और फिलहाल 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंगोत्री की तरफ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, 2 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। और हादसे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है योगेश? जी फिलहाल अगर बताएं तो आपको को कि गंगोत्री की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर जा रहा था तो जिस तरह से शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से जो है ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। और फिलहाल तो ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि सुरक्षित है सभी लोग, भले ही 2 लोग घायल हैं और उनको भी जो है उनको उपचार के लिए भेज दिया गया है, और कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी सही सलामत जो है उन्हें भी बचा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से गंभीर अभी तक बताए जा रहे हैं कि गंभीर घायल हैं। बाकी अगर बात करें हम तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो गंगोत्री की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है तो कई यात्री जो है वो हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, और ऐसे में तकनीकी खराबी हो, मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।